फंक्शन। सो रिलेशन मैंने आपको बेसिक्स बता दिया था सब रिलेशन में। यस सर। तो रिलेशन क्या होता है मैंने आपको अच्छे से समझाया था। इसका एक डायग्राम बनाते हैं, उस डायग्राम में मैंने आपको समझा दिया था कैसा होता है, राइट। यस सर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं फंक्शंस क्या। रिलेशन में एक दो और छोटी चीजें होती कि अब जो जैसे आपको मैंने ये मैपिंग बताया था, ये ऐसे ही आपने मैपिंग कर दिया। सो दिस इज सपोज एनी नंबर ए, नंबर्स लेते हैं। So this is 1 2 3 1 2 3 4 and here it is 1 2 3 4 5। So 1 का 1 के साथ है, 2 का 4 के साथ है, 3 का 2 के साथ है एंड 4 का 5 के साथ। कुछ ऐसा मैपिंग है। दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी। ए एंड बी सेट में जो भी रिलेशन आ रहा है वो आपको दिख रहा है। अभी क्या है, एक टर्म होता है डोमेन। हाँ, डोमेन क्या होता है आप देखो। So domain is all the values of set A जिसका रिलेशन है into set B। set A के वो एलिमेंट्स जिसका आपको रिलेशन आ रहा है in set B, that is called domain। वैसे जरूरी तो नहीं है कि सबका ही हो। so डोमेन आपको पता है क्या हो जाएगा 1 2 3, क्योंकि उन सबका ही मैपिंग आ रहा है, उन सबका ही कुछ ना कुछ इमेज है इन सेट B, राइट। बोलो, बोलना Yes, पड़ेगा। sir. कैमरा ऑन रख सकते हो तो प्लीज कैमरा ऑन रखो। Okay, so domain is all the values of set A which has some image in set B। आगे एक टर्म होता है रेंज। तो रेंज क्या होता है? So range is जो भी इमेज आता है इन सेट B is called range। ओके, जो भी आता है सेट B में आपका इमेज that is called range। ठीक है, सो रेंज आप बताओ क्या हो जाएगा, 1 to 4 हो जाएगा, बताइए। Yes, sir. Yes. यस सर। और होता है एक कोडोमेन, ये 3 टर्म्स होते हैं। Now codomain is entire set B is codomain। ठीक है, जिसमें हम लोग रिलेशन ढूंढ रहे होते हैं, लाइक सेकंड सेट इज कोडोमेन। मींस वैसे भी बोल सकते हो 1 2 3 4 5 6 7। तो रेंज और कोडोमेन में कई लोग कंफ्यूज होने लगते हैं, तो आप देखो यहाँ पे क्या डिफरेंस। सो रेंज इज जो भी इमेज आ रहा है इन सेट बी वो रेंज होता है, एंड कोडोमेन इज लाइक एंटायर सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन। ओके, सो वी कैन से रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन, राइट। रेंज इज व्हाट, सबसेट ऑफ कोडोमेन बोल सकते हैं ना। Yes, sir. यस सर। अब ये टर्म यूज कर सकते हो कि रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। और बाकी तीनों टर्म आपको पता है, आपकी रेंज क्या होता है, डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, ये सब आपने पढ़ा है। चलो ये कॉपी कर लो। आपको डेफिनेशन चाहिए तो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। ऑफ एनी रिलेशन कैसा हो जाता है, बोलो। यस
एंड रेंज का Yes, डेफिनेशन sir. क्या हो जाता है? सेकेंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एनी रिलेशन। एंड कोडोमेन आप बिल्कुल लिख सकते हो सेट ऑफ ऑल like set entire set B, all element of set B। लिख लीजिए। 97. 97 माइक ऑन है आपका। हो गया? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब क्वेश्चन है कि बताओ कितने टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन। इफ एक सेट ए है जिसका एलिमेंट्स है 1 2 3 4, एक सेट बी है जिसका एलिमेंट्स है ए बी सी, तो ए एंड बी में जो रिलेशन आ सकता है, तो कितने टोटल पॉसिबल रिलेशंस हो सकते हैं? कितने टोटल लाइक मैक्स टोटल कितने रिलेशन पॉसिबल है बताइए? अगर ऐसे ऐसे मतलब ए में इतने एलिमेंट्स है, बी में इतने एलिमेंट्स है, कोई बताना चाहेगा? 12. 12. 12। 12 तो उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे ना, 1a 1b, राइट? Yes, sir. ऐसे Three. टोटल 12 इसके एलिमेंट्स होंगे। मैंने क्या पूछा है? टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने पॉसिबल? मैक्स मतलब बताओ, कोई और आंसर? Power set निकालेंगे। हाँ, Power set निकालेंगे। पावर से किसका निकालते हैं? मींस देखो, मैंने आपको बताया था कि रिलेशन क्या होता है? सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के जितने सबसेट हो सकते हैं उतना रिलेशन पॉसिबल, राइट? कार्टेशियन प्रोडक्ट के जितने सबसेट पॉसिबल है उतना रिलेशन पॉसिबल है कि नहीं? बताओ, ये मैंने आपको यही तो डेफिनेशन पढ़ाया था रिलेशन का। Yes, सबसेट sir. कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो कितने रिलेशन हो सकते हैं? नंबर ऑफ रिलेशन कितने हो जाएंगे? 2 raised to 12. तो सबसेट का फॉर्मूला 2 raised to n बताया था ना, 2 raised to 12 हो जाएगा। नंबर ऑफ सबसेट कितना होता है अगर n एलिमेंट्स हो? 2 raised to n होता है ना, नंबर ऑफ सबसेट विद ऑफ सेट A इसमें n एलिमेंट्स हैं, कितना हो जाएगा? 2 raised to n। जो नए स्टूडेंट है उनको दिक्कत होगा इसमें, बट ये अभी से याद रख सकते हो कि अगर n एलिमेंट्स थे किसी सेट में तो उसके सबसेट में कितने सबसेट पॉसिबल है? 2 raised to n सबसेट पॉसिबल है। तो वही यहाँ पे 12 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 raised to 12 हो जाएगा। बोलो, समझ में आया? सब लोग बोलो यार, जब तक बोलोगे नहीं तो मुझे। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके, तो पॉसिबल रिलेशन equals to 2 raised to mn। Number of elements of set A is m और number of elements of set B is n। ये आप कॉन्सेप्ट लिख लो।
हो गया? Yes, sir. Yes, sir. आगे जो कॉन्सेप्ट है फंक्शंस क्या हो? A function is special type of relation. एक स्पेशल रिलेशन हो जाता है. जो भी रिलेशन है, जो भी फंक्शन है वो एक रिलेशन तो है ही. ओके, बट उसमें क्या होता है, कुछ जो रिलेशन है उसमें कुछ हम लोग ऐसे कंडीशंस डाल देते हैं. वो कंडीशंस क्या होता है देखो. अब जो आपने मैपिंग देखा था रिलेशन का, तो वो फंक्शन तब हो सकता है व्हेन सेट ए के जो भी एलिमेंट्स हैं, सेट ए का जो भी एलिमेंट है सबका रिलेशन होना ही चाहिए. सबका रिलेशन होना ही चाहिए. ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि सेट ए का कोई भी ऐसा एलिमेंट है जिसका रिलेशन ही नहीं है, तो वो फंक्शन नहीं कहता है. सारे एलिमेंट्स के कुछ ना कुछ रिलेशन होना चाहिए और एक ही रिलेशन होना चाहिए. जैसे आपने रिलेशन में देखा था किसी का कितना भी नंबर ऑफ रिलेशन हो रहा था. जैसे मैं चाहता तो इसका 1 का 2 के साथ भी, वो भी एक रिलेशन है. 4 का 7 के साथ भी, 4 का 6 के साथ भी, ये सारे एक रिलेशन है. राइट? बताइए. Yes, बट sir. वो फंक्शन में क्या Yes, हो sir. जाएगा? फंक्शन में हो जाएगा कि एक ही रिलेशन होना चाहिए और सबका होना चाहिए. सेट ए का, ओके, तो 1 का ए के, दिस इज वन टाइप ऑफ फंक्शन. 2 का बी के साथ, 3 का सी के साथ, 4 का डी के साथ, ये एक फंक्शन हो गया. हाँ, बी में ऐसे एलिमेंट्स हो सकते हैं जिसका कोई भी प्री इमेज नहीं है, चलेगा. बट सेट ए का ऐसा एक भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए जिसका इमेज नहीं है. तो दिस इज व्हाट फंक्शन. या एक और एग्जांपल ऐसा भी हो सकता है, 1 2 3 4 ए बी सी डी ई एफ, 1 का ए के साथ, 2 का भी ए के साथ, ये भी चलेगा. 1 और 2 को क्या पता कि उसका ए के साथ, दोनों का ए के साथ ही रिलेशन है, दोनों को नहीं पता. बी के साथ कुछ भी करो आप, बी में बी वाले का 2 भी चलेगा, 3 4 5 भी चलेगा, और नहीं है तो भी चलेगा. बट ए के साथ ऐसा नहीं है, वो थोड़ा कंजर्वेटिव टाइप का है कि एक ही होना चाहिए और होना ही चाहिए. ओके, ये भी चलेगा, 3 का भी चलेगा, 4 का भी डी के साथ चलेगा. ये भी एक फंक्शन है. तो आपको प्रॉपर आइडिया मिल पा रहा है कि फंक्शन होता क्या है? बताइए. Yes, sir. Yes, sir. समझ में आया सबको? इसका आपको डेफिनेशन लिखना है तो लिख लो. इसका डेफिनेशन क्या लिखोगे आप? रिलेशन एफ फ्रॉम ए to B is said to be a function if every element of set A has one and only one image in set B. Okay. समझ में आया? Yes, sir.
हो गया? Yes, sir. Yes, yes, sir. Yes, sir. समझ में आया? एक एग्जांपल करते हैं इसका. Let n be the set of natural numbers and the relation R be defined on n such that R is xy, where y is equals to 2x, where xy both belongs to natural number. Is n. So what is the domain, range, and codomain of R? और दूसरा, is this relation a function? क्यों हो गया? बताओ. हाय. कोई तो जवाब दो. So domain and codomain will be same, all natural numbers. Okay, good. Range will be all even numbers, even natural numbers. Okay, ठीक है. Good, बहुत अच्छा. और कोई? And it will be function because Because? everything is coming from domain. Yeah, okay, great. बहुत अच्छा. Good. Or you can say like domain is same as the first set, which is entire Yes, natural numbers. yes.
So see, now domain is value of x, right? First value x का value domain कहलाएगा. तो x तो आप कुछ भी रख सकते हो, right? बताइए. Yes, sir. Domain is Yes, sir. all natural number n. Range. Okay, पहले कोडोमेन देख लेते हैं. कोडोमेन क्या हो जाएगा बताओ. अब कोडोमेन में तो सेकंड में जो भी ऑप्शंस है तो वो भी तो सारा नेचुरल नंबर ही हो गया. बोलो. Yes, sir. Yes, sir. एंड रेंज. तुम लोग कितना चुप रहते हो यार, मुझे कोई आइडिया नहीं है. एक पीटीएम ऐसे ऐसे फेंक के मारूंगा और तुम लोग सब बोलना स्टार्ट कर दोगे. एक पीटीएम करा दूंगा तो सबका कैमरा भी ऑन रहने लगेगा. पता है तुम्हें ये चीज? अभी बोल देता हूँ, याद रखना. जैसे ही पीटीएम होगा तुम सब वैसे भी ऑन रहने रखने वाले हो. उसके बाद जैसे पेरेंट्स को बताऊंगा सब, पता है ना. एक पीटीएम फेंक के मारने वाला हूँ मैं बस, बहुत जल्दी, अगर ये ऐसे ही चलता रहा. बात करो, बोलो. नहीं बोलोगे Yes, तो sir. फिर है ना. रेंज क्या हो जाएगा बताओ. अब x आप जो भी रखोगे, y क्या होने वाला है? उसका डबल होने वाला है. तो y तो क्या इवन नंबर ही रहने वाला है, लाइक 2 4 6 8. तो रेंज इज ऑल Yes, sir. इवन नेचुरल नंबर. और आप ही बोलो, अब फंक्शन होता क्या है? क्या वो सारे सेट ए के वैल्यूज पे डिफाइंड है? बिल्कुल. सेट ए में क्या है? ऑल नेचुरल नंबर, सब पे डिफाइंड है, राइट? सो f क्या था? r था ना. r is defined at all values of x, और वो भी एक ही उसका इमेज आ रहा है. therefore r is a function. ओके, समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. इजी है. इसका भी डोमेन रेंज सब आपको समझ में आ गया. कुछ कॉपी करना है किसी को तो कर लो. Yes, sir. हो गया? Yes, sir. आगे बढ़ते हैं. अब देखो, फंक्शन भी आप पूरा सीख चुके हो. अब आपके सिलेबस फंक्शन पूरा आपके सिलेबस में जितना है उतना सीख चुके हो. बाकी फंक्शन एक बहुत बड़ा चैप्टर है, अच्छा खासा चैप्टर है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. जो बाकी जो भी है वो सब आप 12th में पढ़ रहे हैं. 12th स्टैंडर्ड भी आपको फंक्शन पढ़ना है थोड़ा, तो तभी आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा. जब हम लोग फंक्शन, इनवर्स फंक्शन ये सब साथ में पढ़ेंगे तो बाकी अब बहुत वन टाइप ऑफ फंक्शन, रिलेशन में भी कुछ टाइप्स ऑफ रिलेशन भी आप देखने वाले हो, बट इन 12th स्टैंडर्ड. अभी आपके सिलेबस में नहीं है, अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है. ओके. अभी जो हम लोग ये कुछ फंक्शन देखेंगे, अब जैसे आइडेंटिटी फंक्शन एक टर्म होता है. अभी आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है? अब आइडेंटिटी वर्ड जिधर भी यूज होता है, आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है? लाइक वो खुद ही. तो एक फंक्शन अगर सपोज x ले लिया मैंने, y इक्वल्स टू x ले लिया, तो हम लोग आइडेंटिटी फंक्शन बोल सकते हैं. बोलो, समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि देयर इज अ फंक्शन f r2r मतलब रियल नंबर से रियल नंबर. जैसे ऐसे सेट a to b लिखते थे ना, कि a to b में डिफाइंड है. अब सेट a की जगह एंटायर रियल नंबर आ गया, सेट b की जगह भी पूरा रियल नंबर आ गया. सारे रियल नंबर पे ये डिफाइंड है. ओके. तो ये f r2r का यही मीनिंग होगा कि आप डोमेन भी सब r से होने वाला है, रेंज भी r से होने वाला है. समझा? Yes, ऐसे sir. डिफाइंड है. sir. एंड y इक्वल्स टू एक फंक्शन fx से, जो इक्वल्स टू क्या है? x. तो each x belongs to real number. ये टर्म्स देख के ना कई लोगों को डर लगने लगता है कि ये क्या लिख दिया, ये ऐसा क्यों दिख रहा है, ऐसे वैसे, बाद में समझ में नहीं आता है. तो आपको डरने की जरूरत नहीं है. आप अच्छे से स्टेप बाय स्टेप देखो, आपको समझ में आएगा. इस टाइप का जो भी फंक्शन होता है उसको क्या कहते हैं? आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं. मींस फाइंड y इक्वल्स टू x टाइप का, मतलब जो आपने इनपुट डाला आउटपुट भी वही मिला.
आपने x का वैल्यू 1 रखा, y भी 1 आ रहा है, 2 रखा, y भी 2 आ रहा है, 3 रखा, y भी 3 आ रहा है। तो बेसिकली इसीलिए उसको आइडेंटिटी बोल दिया जाता है। तो उसका ग्राफ भी मींस y इक्वल्स टू x का ग्राफ कैसा दिखेगा आपको पता है ना। और नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट चीज, आपको धीरे धीरे ग्राफ पे बहुत ध्यान देना है। ग्राफ्स धीरे धीरे कुछ फंक्शंस के आपको इधर फीड हो जाना चाहिए, याद रहना चाहिए हमेशा कि अच्छा इस फंक्शन का ग्राफ ऐसा होता है। तो y इक्वल्स टू x एक फंक्शन है जिसका ग्राफ आपने बचपन में पढ़ा होगा, कुछ ऐसा होता है ना। आप चाहो तो देखो ऐसे 1x का वैल्यू 1 रखने पे y का वैल्यू 1 आ रहा है, x का वैल्यू आप 2 रख रहे हो तो y का वैल्यू भी 2 आ रहा है, x का वैल्यू 3 रख रहे हो तो y का वैल्यू भी 3 आ रहा है। तो ये एक स्ट्रेट लाइन हो जाता है, जो एक बहुत ही अच्छा सा स्ट्रेट लाइन आपके सामने है। ये y इक्वल्स टू x का ग्राफ हो गया। इतने बेसिक हम लोग अभी देखने वाले हैं, बहुत ही सिंपल सी बातें हैं। ये कॉपी करना है आपको, Yes. कर लो। सर हम्म, आपने वो क्या लिखा है, वाइस फंक्शन ऑफ एक्स के बाद क्या लिखा है आपने वो, और मैं समझा नहीं। वो है ना वहाँ पे एक्स बिलोंग्स टू आर, वो क्या लिखा है? ऐसी इसके बारे में पूछ रहा था। ओके। ये बेसिक बात है, इतना कुछ ज्यादा खास नहीं है। हो गया, आगे बढ़ू। अब कई बार Yes. आपको कांस्टेंट फंक्शन लिख सकता है, कांस्टेंट नाम से आपको दिख रहा है। कांस्टेंट मींस x कुछ भी डालो y फिक्स्ड है, x आप कुछ भी डालो y क्या है, फिक्स्ड है। इसमें ऐसे बोलूंगा देयर इज अ फंक्शन f r टू r, मतलब x भी आप r डाल रहे हो, y भी r में से डाल रहे हो, मींस डोमेन r से होने वाला को डोमेन भी r है। तो y इक्वल्स टू fx इक्वल्स टू सम कांस्टेंट c। अब c का वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकता है। ओके, तो c कुछ भी हो सकता है। तो आपको इसका ग्राफ देखना हो तो c सपोज आपने 1 ले लिया, तो y इक्वल्स टू 1 का ग्राफ आपको ही पता है, बचपन में देखा होगा। ये होता है क्या, Yes, sir. ड्रॉ करना आता है, ये सब पढ़ा है ना। Yes, sir. चलो ये sir. 1 नहीं लेके 3 ले Yes. लेते, इसका डोमेन क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर। रेंज क्या हो जाएगा, ओनली सी, है ना। तो डोमेन ये हो जाएगा, रेंज ये हो जाएगा। क्या मैंने बिल्कुल सही लिखा है। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. लिख लो। हो गया, Yes. Yes, sir. Yes, sir. ये कांस्टेंट फंक्शन हो गया। और आगे अब बहुत सारी चीजें हो सकती है, पॉलिनोमियल फंक्शन हो सकता है,
अब पॉलिनोमियल आपको ही पता है, वही बिल्कुल वही है, एफ आर टू आर है ना, एफ एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू कुछ भी है, ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स क्यूब। ये मैं ऐसे जनरल फॉर्म लिख रहा हूँ इसका। एक्चुअली में ये क्या है, मीन्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसी की कहानी है। आपने n का वैल्यू 3 रख दिया, क्यूबिक आ गया। आपने n का वैल्यू 2 रखा, क्वाड्रेटिक आ गया। n का वैल्यू 1 रखा, लीनियर आ गया। समझ रहे हो ना, उसी को ऐसे जनरल फॉर्म में ऐसे लिखा जा सकता है। तो वो ऐसा भी पॉलिनोमियल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है ना, बताइए। Yes, sir. Yes, sir. इसका भी डोमेन क्या होगा, डोमेन भी इसका रियल नंबर होगा, दिख रहा है। रेंज क्या होगा, रेंज वेरी कर सकता है, रेंज आपको फाइंड करना पड़ेगा, है ना, जो कि बाद में देखेंगे। इसका रेंज फिक्स्ड नहीं होगा, डिपेंड चेंज होगा ना, वो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे तो क्वाड्रेटिक का रेंज फाइंड आउट कर पाएंगे। क्यूबिक का रेंज जनरली मतलब वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी चला जाता है, बट क्वाड्रेटिक का वैरी करता है। क्वाड्रेटिक का आप ऑल रियल नंबर उसका रेंज नहीं बोल सकते, डोमेन बोल सकते हो, ऑल रियल नंबर रेंज नहीं बोल सकते। ठीक है, तो ये सब हम लोगों ने देखा, एक दो और हम लोग देख लेते हैं बस टर्म्स। अगर आपके सामने ऐसे आ जाए एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ड्रॉ करो, तो अभी तक आपने जितना पढ़ा है उस हिसाब से इसका ग्राफ ऐसे ड्रॉ करने वाले हो। एक्स वाई जैसे बचपन में करते थे, एक्स जीरो रखा वाई भी जीरो आया, एक्स वन रखा वाई वन आया, एक्स टू रखा वाई फोर आया, एक्स थ्री रखा वाई नाइन आया, एक्स फोर रखा वाई सिक्सटीन आया, माइनस में जाते हैं वन आया, माइनस टू रखा फोर आया, माइनस थ्री रखा नाइन आया, माइनस फोर रखा सिक्सटीन आया। इसका ग्राफ आप देखिए कैसा होने वाला है। अपने जीरो पे जीरो आया, वन पे वन आया, है ना। अरे यार, टू पे फोर आया, थ्री पे नाइन आया, माइनस वन पे भी वन आया, माइनस टू पे अगेन फोर आया, माइनस थ्री पे नाइन आया। चल कह रहे हैं, इसका ग्राफ आप ध्यान से देखो कैसा दिख रहा है, कुछ ऐसा ग्राफ दिख रहा है ना। आप देख रहे हो ये आप कैसे आ रहा है, कॉपी करने का टाइम दूंगा। देखो क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसा ऐसा होता है, ये फिक्स्ड है। अब ये तो क्वाड्रेटिक ही था ना, हमेशा क्वाड्रेटिक का ग्राफ ऐसा या ऐसा ही होता। अपने बचपन में देखा था, ये पढ़ा था, थोड़ा वो 10th में शायद पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा था? Yes, sir. पढ़ा था। पढ़ा था तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा था तो अभी देख लो। सो इससे इसे हम लोग पैराबोला बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पैराबोला। ये पैराबोलिक शेप होता है, तो क्वाड्रेटिक का ग्राफ हमेशा पैराबोलिक होता है। पैराबोला क्या होता है आपके सामने, ओके। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। तो ये Yes. क्वाड्रेटिक ग्राफ आपके सामने है। तो ये एक्चुअली मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि फंक्शन इस टाइप के भी हो सकते हैं। अब ये सब हम लोग थोड़ा डिफाइन करेंगे, थोड़ा इसके बारे में आगे के चैप्टर्स में भी फंक्शन वर्ड यूज करते रहेंगे, तो आप समझ जाना कि एक स्पेशल टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स की बात हो रही है, एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन की बात हो रही है, बस वही कहानी है। तो ये एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, नाइन एक्स स्क्वायर नाइन एक्स क्यूब, साइन एक्स कॉस एक्स, ये सारे क्या है, ये सब फंक्शंस ही हैं। ठीक है, समझ रहे हो बात को, Yes, साइन sir. एक्स कॉस एक्स यस ln x सर। log x, ये सब फंक्शन आपको log x पढ़ाऊंगा मैं तो समझ में आएगा। हो गया।
आगे बढ़ते हैं। अब बहुत टाइप के और भी पॉलिनोमियल्स हो सकते हैं, जैसे आपको रैशनल पॉलिनोमियल भी, रैशनल फंक्शन भी हो सकता है। और रैशनल फंक्शन आपको ही पता है कैसा दिखेगा, ये fx अपॉन gx जैसा दिखेगा, समथिंग कुछ सम पॉलिनोमियल डिवाइडेड बाय सम पॉलिनोमियल, कुछ ऐसा दिख सकता है। तो ये भी फंक्शन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ये भी R2 R डिफाइन हो सकता है, लेकिन अब gx 0 के इक्वल नहीं हो सकता है, ये ध्यान रखना। डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं हो सकता। इस टाइप के आपको देख सकते हैं पॉलिनोमियल। इसका जिसमें अब इसको ग्राफ आपको कभी कभी y इक्वल्स टू 1/x का ग्राफ आपको ड्रॉ करने को मिलेगा। ऐसे वैल्यूज रख रख के इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो पता है नहीं, इसका ग्राफ मैं अभी नहीं बता रहा, मैं अभी आपको बता देता हूँ चलो। लेकिन आप ये मत पूछना सर ये कैसे आया क्या आया, कंफ्यूज मत ज्यादा होना। नहीं भी समझ में आया तो कोई बात नहीं, आप इसको छोड़ देना, इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा। आप यहाँ जो देख रहे हो ये इसके साथ x, ये ग्राफ जो यहाँ है ये बाद में पैरेलल चला गया है y एक्सिस के एंड x एक्सिस के। तो आप इसको ऐसे मैच मत करा देना, बिल्कुल नहीं, उसके पैरेलल बाद में जा रहा है। तो ऐसा कुछ ग्राफ आपको भी ड्रॉ करना है, ठीक है। अजीब लग रहा होगा मुझे पता है, बट ऐसे ग्राफ्स भी होते हैं। ऐसे ही नहीं और भी बहुत मतलब बेहतरीन बेहतरीन ग्राफ्स होते हैं जो पढ़ेंगे हम। तो y इक्वल्स टू 1/x का ग्राफ है, हियर x कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0, आपको भी दिख रहा है। क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज डिनोमिनेटर में कभी 0 नहीं हो सकता, इसीलिए 0 पे देखो कहीं कुछ वैल्यू डिफाइंड ही नहीं है। डिफाइंड दिख रहा है आपको वैल्यू कहीं पे? अगर मैं बोलूंगा x इक्वल्स टू 0 पे क्या आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है। देखो इनफाइनाइट आ रहा है, देखो y एक्सिस के पैरेलल चला गया, तो y एक्सिस के पैरेलल चला गया मींस इंफिनिटी हो गया। जहां पे जिस एक्सिस के पैरेलल चला जाए उस पर उसका वैल्यू नॉट डिफाइंड हो गया। देखो 0 पर वैल्यू देखो y एक्सिस के पैरेलल चला गया है तो नॉट डिफाइंड हो गया, मतलब 0 पे वैल्यू डिफाइंड ही नहीं है। बहुत मजा आता है, मतलब बहुत एक्सट्रीम लेवल का मजा आता है अगर आपको मैथ्स में इंटरेस्ट है तो, जब ग्राफ्स बहुत प्रॉपर तरीके से सीखते हैं। आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हो, ये कुछ भी नहीं है, ये कुछ नहीं है, ये सब इससे भी बहुत मजेदार मजेदार आपको ग्राफ्स देखेंगे। तो ग्राफ में क्या होता है, आपको इंटरेस्ट रखना बहुत जरूरी है। अगर इंटरेस्ट ना भी हो तो जबरदस्ती आप ग्राफ सीखने का ट्राई करो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जनरली आपको सॉल्व करके नहीं हो पाएंगे, बट आप ग्राफ से ट्राई करोगे तो वो हो जाता है। तो अगर आपको ग्राफ आ गया तो समझो 70% मैथ्स आ गया। 70% में डॉट एकदम परफेक्ट बता रहा हूँ, 70% मैथ्स आपको आ गया अगर आपको ग्राफ आ गया है तो ग्राफ से बिल्कुल डरना मत, बिल्कुल भी मत डरना। जब भी ग्राफ्स देखे तो उसे समझने का ट्राई करना। तो फिजिक्स में भी बहुत ग्राफ दिखेंगे, बट फिजिक्स से बहुत ज्यादा मैथ्स में दिखेगा, अच्छे से सीखना। हो गया ये आप अभी तो कॉपी कर लो और याद रखना है कि हाँ 1/x का ऐसा ग्राफ कहीं तो पढ़ा था तो ऐसा कुछ होता है। वैसे और भी मैं आपको ग्राफ्स बताऊंगा, a⁻x का लॉग पढ़ेंगे तो लॉग का ग्राफ देखेंगे क्या होता है, क्वाड्रेटिक का बहुत ही डिटेल में ग्राफ्स देखेंगे कैसा होता है, क्यूबिक का ग्राफ देखेंगे, बाय क्वाड्रेटिक का ग्राफ देखेंगे, है ना, sin x cos x tan x सबका ग्राफ्स तो देखेंगे ही देखेंगे। तो वो आगे की कहानी है, तब पढ़ने वाले हैं अभी हम लोग। तो ये हो गया क्या आपका कौन सा रैशनल फंक्शन हो गया। ये बहुत समझ रहे हो ना, बहुत बस ओवरव्यू मिल रहा है आपको कि हाँ ऐसा ऐसा कुछ होता है, कि हाँ आगे आपको ये टर्म्स दिखे तो आपको कुछ नयापन ना लगे कि अरे ये तो कभी सुना ही नहीं है, उसके लिए ये सब पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। बाकी Yes, बहुत sir. डिटेल में ये सब डिस्कस वैसे भी करने वाले, डोंट वरी। तो ये हो गया आपका रैशनल फंक्शन। और भी एक टाइप का आपका हो सकता है मॉड्यूलस फंक्शन। मॉड्यूलस का नाम सुना है? Yes, sir. मॉड्यूलस आपने ऐसे देखा होगा, रूट मॉड ऑफ 5 हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, मॉड ऑफ -5 भी पॉजिटिव ही होता है, ये तो देखा होगा, Yes, sir. Yes, sir. है ना। ये कुछ मॉड होता है, उसको मॉड्यूलस फंक्शन बोलते हैं। तो मॉड की एक खास बात ये होती है कि अगर fx इक्वल्स टू मॉड x बोला गया है, ध्यान से सुनो, तो ये x के इक्वल होगा इफ x इज पॉजिटिव।
देखो मैं कैसे इसे डिफाइन कर रहा हूँ। मॉड एक्स इक्वल टू, कॉपी करने का टाइम मैं देता हूँ ना, अभी देख लो इधर। सो मॉड एक्स इक्वल टू सिर्फ एक्स होता है व्हेन एक्स इज पॉजिटिव, और ये माइनस एक्स होता है व्हेन एक्स इज नेगेटिव। सर मॉड का तो वैल्यू नेगेटिव नहीं होता है, और आप क्या बकवास कर रहे हो, माइनस एक्स लिख दिया आपने। मन में आ रहे ये सवाल, मन में ये डाउट आ रहा है, बोलो। सर हमें ना तो कुछ समझ में आ रहा है, तो डाउट Yes, sir. कैसे कर रहे हो, क्या बोल रहे हो सर आप? खुद बोल के खुद ही समझ रहे हो, क्यों पार्थ ऐसा है क्या? नहीं सर। अगर आज के लेक्चर में आपको कुछ समझ में नहीं भी आए तो कोई बात नहीं, ठीक है। आपको कहाँ तक समझ में बहुत ही अच्छे से आ गया तो आपको टेस्ट वगैरह में अच्छे एग्जाम्स आ जाएंगे। फंक्शन क्या होता है, डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, वहां तक तो आ गया ना अच्छे से। Yes, sir. Yes, sir. बाकी ये सब बस टर्म्स देख लो आप कि आइडेंटिटी फंक्शन होता क्या है, कैसा दिखता है, पॉलिनोमियल कैसा दिखता है, रैशनल फंक्शन कैसा दिखता है, मॉड्यूलस फंक्शन कैसा दिखता है, बस ये देख लो। मॉड्यूलस बाद में पढ़ने वाले हैं, डोंट वरी। बट अभी बस थोड़ा ये समझ लो कि मॉड्यूलस जो होता है उसका मीनिंग क्या होता है, जो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू दे। बिल्कुल सही सेंटेंस है, जिसके बाहर लाइक साइन रहे ही ना, हमेशा पॉजिटिव। तो ये माइनस एक्स कैसे आ गया, कोई सोच के बताना चाहेगा? कोई भी? कि क्या मैंने कुछ यहाँ गलत लिख दिया है, या सजेशंस, कुछ भी? कुछ नहीं, कुछ डिस्कस नहीं करना है आपको? कोई तो बोला यार, थोड़ा तो मुझे भी अच्छा फील करा। मॉड के बाहर माइनस था। मॉड के बाहर माइनस कैसे निकाल ले सर आप? बस पूछा सर। हाँ वही तो, बिल्कुल सही सवाल है आपका। तो सर आप एक और चीज देखो, यहाँ जब x नेगेटिव है तब मैंने एक माइनस साइन लगाया, मतलब ये x ना नेगेटिव है, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस लगाया ना। एक नेगेटिव में एक माइनस लगाओगे तब तो पॉजिटिव बन पाएगा वो। x लेस देन 0 ms नेगेटिव है, तो x नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव कब बनेगा? जब उसमें एक माइनस से आप मल्टीप्लाई करो, राइट? जैसे कि यहाँ मॉड ऑफ Yes, sir. -5 मैं बोलता हूँ, तो आप 5 बोल दे रहे हो, कैसे आ रहा है? आप एक माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हो तब तो वो 5 आ जा रहा है, समझा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. है ना? और जब पॉजिटिव था तब तो कुछ भी नहीं बोला है, मॉड ऑफ 5 है वो तो एज इट इज बाहर आ रहा है। बट अगर नेगेटिव है तो आपको सर उसमें एक माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब मैथ्स के लैंग्वेज में ऐसे बोल दिया, बेसिक वही बात हो रही है यहाँ पे कि मॉड के बाहर पॉजिटिव ही निकालना है। ओके, समझ में आई बात? Yes, sir. Yes, sir. अब इसका ग्राफ Yes, ड्रॉ sir. करना है। देखो ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे इसका। So this is x, this is x dash, this is y, and this is y dash. 1, 2, 3, 4, 5, 6। क्योंकि इस तरह से फंक्शन को बिल्कुल डिफाइन किया जाता है यहाँ पे। ये भी आपके लिए बिल्कुल नया होगा, पता है मुझे। आपने कभी नहीं, आप में से किसी ने कभी नहीं देखा होगा। तो कई लोगों को ये डाउट आ रहा होगा कि ये सब कब पढ़ लिया, मतलब वो क्या पता नोट्स वोट्स देखने लगे कि अरे ऐसा कुछ तो पढ़ा ही नहीं है, सडनली सब यूज करने लगे। नहीं, आपने बिल्कुल नहीं देखा ये सब। 10th तक भी आपने ऐसा बिल्कुल नहीं देखा होगा। अभी समझने का ट्राई करो कि ये क्या कहना चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है कि x अगर पॉजिटिव है तो वो x बन के बाहर आएगा, और x अगर नेगेटिव है तो माइनस एक्स बन के बाहर आएगा। ऐसे अपनी मर्जी से, पता है आपको फंक्शन कैसे भी बोल दिया जाएगा। एक फंक्शन है कि अगर x का वैल्यू 10 से ज्यादा रखोगे तो वो x स्क्वायर रहेगा। अगर आपने उसको 10 और 5 के बीच रखा तो वो x क्यूब रहेगा, या x मतलब कुछ भी ऐसा, कुछ भी रैंडम सा 2x - 1 रहेगा। आपने अगर उसे 5 से स्मॉलर और 0 से बड़ा रखा तो वो 3x - 1 रहेगा, और अगर आपने उसे 0 से भी छोटा कर दिया तो वो 1/x रहेगा। तो कुछ भी अजीब सा ऐसा, मतलब ये देख के आपको डरना नहीं, बस देखना है कि ऐसा 10 से बड़ा पे यही यूज करना है। अगर मैं बोलूंगा बताओ अब x = 5 पे वैल्यू क्या होगा, तो आप ये वाला यूज करने वाले हैं। अगर मैं बोलूंगा बताओ x = 12 पे क्या वैल्यू होगा, तो कौन सा वाला यूज करोगे? x स्क्वायर यूज करने वाले होगे, क्योंकि 12 से ज्यादा तो यही होगा ना। समझ में आई बात? यस Yes, सर। sir. बोलो
अगर मैं बोलूंगा x इक्वल टू 3 पे क्या वैल्यू होगा, तो कौन सा यूज करोगे, ये वाला करोगे ना। Yes, उसका बस sir. इसका बस उतना ही मीनिंग है, बस वही वही डिफाइन हो रहा है यहाँ। ओके, तो इसका ग्राफ आपको ड्रॉ करना है, तो x पे क्या ग्राफ होगा, देखो y इक्वल्स टू, ये क्या फंक्शन हो गया, इसको मैं एक दूसरे तरीके से लिखता हूँ कि ये y इक्वल्स टू x होगा अगर x पॉजिटिव है, और y इक्वल्स टू माइनस x होगा अगर x नेगेटिव है, राइट। तो y इक्वल्स टू x का ग्राफ पॉजिटिव के लिए, जब x पॉजिटिव रखा है तो y इक्वल्स टू x का ग्राफ तो ऐसा होता है ना, बोलो। Yes, यस sir. सर। तुम लोगों के लिए आज बहुत ज्यादा हो गया, मैं समझ पा रहा हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं, जरूरी भी। और अगर x नेगेटिव है तो माइनस एक्स बन के आ रहा है, तो माइनस एक्स, y इक्वल्स टू माइनस एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, ठीक है। तो फाइनली लास्ट में आप सर ये समझ सकते हो कि मॉड y इक्वल्स टू मॉड x का ग्राफ ऐसा होता है। ये रहा आपके सामने y इक्वल्स टू मॉड x। सर कुछ समझ, एक सेकंड रुको, कुछ समझ नहीं आया आप सब छोड़ दो, सब भूल जाओ, बस ये याद रखो कि अच्छा मॉड x का ग्राफ ऐसा, सर ने बताया था कि कुछ ऐसा होता है, y इक्वल्स टू मॉड x। ये रहा आपके सामने, याद रखो आप ये। और कैसे हुआ, क्या हुआ, बहुत बार देखने वाले हैं, ओके, पेशेंस रखो, बहुत बार देखने वाले हैं। बट अभी अगर आपको समझ में आ गया तो प्लस पॉइंट आपके लिए। हाँ बोलो, क्या डाउट था किसी को। हाँ सर, वही कि इसको वापस एक्सप्लेन करो, समझ नहीं आया। फिर से एक्सप्लेन करूं, यस सर। वैल्यूज रखो, Yes, sir. सबसे सही तरीका Yes, देखो। sir. आपको अगर वापस समझना ही है कि नहीं मुझे तो समझना ही है आज अभी, वैसे इतनी जरूरत नहीं है, ये लो y इक्वल्स टू मॉड x, अपना एकदम सबसे पुराना और अनोखा तरीका। कभी भी कुछ का ग्राफ समझ में नहीं आया ना, आप ये ऐसे मस्त एक्स वाई का वैल्यू बहुत सारे ले लो, सबको पॉइंट को ज्वाइन कर दो, ओके। एक्स आपने -5 से स्टार्ट करते हैं, वाई कितना आएगा बताओ। 5. 5. फाइव। -4 रखोगे क्या आएगा, 4 -3 रखोगे क्या आएगा, 3. 3. थ्री। -2 पे 2, -1 पे 1, 0 पे 0, 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पर 3, 4 पे 4, 5 पे 5। ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं ये सारे पॉइंट्स, ये सारे पॉइंट्स प्लॉट करके सबको ज्वाइन कर देते, मिल गया ग्राफ। अब ठीक है, Yes, sir. यस सर। इतना ही दे दो, अच्छा वैसे भी फायदा की नहीं। सी -5 पे 5 है ये पॉइंट, -4 पे 4 है ये पॉइंट, -3 पे 3 है ये पॉइंट, -2 पे 2 है ये वाला पॉइंट, -1 पे 1 है ये वाला पॉइंट, 0 पे 0 है ये वाला पॉइंट, 1 पर 1 है ये वाला पॉइंट, 2 पर 2 है ये वाला पॉइंट, 3 पे वैल्यू 3 आ रहा है ये वाला पॉइंट, 4 पे वैल्यू 4 आ रहा है ये वाला पॉइंट। चलो अब ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. ये सबको ज्वाइन करो, और इधर भी ये सबको ज्वाइन करो। क्या वही ग्राफ मिला जिसकी उम्मीद थी, Yes, sir. अभी समझ में आया। yes sir Yes, sir. देखो ऊपर भी वही था ना, आप ऐसे समझ लो, अभी कोई बात नहीं। हाँ। हो गया, Yes, sir. यस सर। ये था आपका मॉड्यूलस फंक्शन।
डन। आगे एक और टर्म होता है सिग्नम फंक्शन। सिग्नम का मीनिंग होता है साइन फाइंड करना। साइन पे डिपेंड करता है ये कंप्लीटली। कोई भी एक एफ एक्स इक्वल्स टू ऐसा आर टू आर है, ये भी पहली बात। तो फंक्शन कैसे है, आर टू आर है, रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइन किया गया है। और एफ एक्स इक्वल्स टू ऐसे सिग्नम एक्स लिखा है, एस जी एन एक्स लिखा रहेगा। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है ये समझो। इसका मीनिंग होता है कि इफ एक्स आप इसमें पॉजिटिव रखते हो, एक्स का वैल्यू क्या रखते हो, पॉजिटिव कोई भी नंबर रखते हो, तो इसका वैल्यू आपके सामने 1 आ गया। ऐसे ही डिफाइन किया गया है इसको कि पॉजिटिव नंबर मींस 1 if x is positive, if x is equals to 0 तो 0, और x लेस देन 0 तो -1। बस यही कहानी है इसकी। मैं तुम्हें बताऊंगा, पूछूंगा सिग्नम ऑफ बताओ -7 क्या होगा, क्या बोलोगे, -1। मैं पूछूंगा बताओ सिग्नम ऑफ 11/3 क्या होगा, +1, क्योंकि पॉजिटिव नंबर है। सिग्नम ऑफ 2000 क्या होगा, +1। सिग्नम ऑफ 3000 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 11 डिवाइडेड बाय 19 इंटू 27 डिवाइडेड बाय 17, कुछ भी रैंडम से, इसका वैल्यू क्या होगा बोलो, +1. 1, क्योंकि पॉजिटिव नंबर है। बस ये था सिग्नम। और अगर नेगेटिव में पूछो अब तो सिग्नम कोई भी नंबर -10/3 क्या होने वाला, -1, है ना। सिग्नम ऑफ 3 raised to 0 क्या होगा बोलो, 1, क्योंकि 3 raised to 0 पॉजिटिव नंबर है, 0 नहीं है ना। तो यही कहानी है सिग्नम फंक्शन, पता होना चाहिए। हाँ, ऐसा ऐसा टर्म्स डिफाइंड है, कभी भी यूज में आपको आ सकता है। अब बोलोगे कि इसका ग्राफ कैसा होगा, देखो पॉजिटिव पे वैल्यू 1, नेगेटिव पे वैल्यू -0 पे वैल्यू 0। समझ में आया। Yes, sir. Yes. कुछ आपको डाउट है तो पूछ सकते हो। जैसे इसके ग्राफ में कुछ अलग सा मैंने यहाँ पे किया है। देखो -1 और 1 पे जो वैल्यू है उसको मैंने ऐसे सिंपल सा ऐसा सर्कल किया। ऐसे सर्कल का मीनिंग होता है कि वो वैल्यू नहीं है, क्योंकि 0 पे अगर यहाँ पे आप ऐसे डार्क कर देते दैट मींस 0 पर वैल्यू 1 आ रहा है, बट 0 पे वैल्यू 1 आता है क्या, नहीं आता। 0 पे वैल्यू क्या आता है, 0 आता है। इसलिए 1 को ऐसे हॉलो सा खाली सा रख देते हैं, दैट मींस वो वैल्यू नहीं है। और 0 पे वहां पे ऐसे सर्कल करते हैं, मींस 0 पे वैल्यू 0। ठीक है, तो दिस इज ग्राफ ऑफ सिग्नल फंक्शन। हो गया, बोलो।
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. स्मृति आप कुछ पूछना, तुम लोग मैसेज भी करते हो क्या? स्मृति आप सिग्नल पाई इज पॉजिटिव राइट, सो वो 1 होगा। माइक ऑन करके नहीं बोल सकते। स्मृति आपका माइक वर्क नहीं करता है क्या? बोलो स्मृति। हाय स्मृति, हेलो। ये प्रॉब्लम है यार, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। माइक ऑन करके बोलो ना। अब पढ़ाते पढ़ाते मैं मैसेज नहीं देख पाता हूँ एक्चुअली, सो आप प्लीज बोलने का ट्राई क्या करो। इसमें सेट ए इज डिपेंडेंट टू बी। अब पता नहीं ये कब बोला था आपने, मुझे पता नहीं। अगर आप वापस से पूछ पाओ तो पूछ लो, मैं बता दूंगा। आई थिंक आप Function. फंक्शन, अभी माइक जब वर्क कर रहा है तो फिर भी मैसेज क्यों कर रहा है? नॉट गुड ना। बोलिए, बात कीजिए। फंक्शन में सेट इज डिपेंडेंट ऑन बी बोल सकते हो, बट ऐसा कोई टर्म मतलब डिफाइन करने की जरूरत ही नहीं। डिपेंडेंट है बी पे, हाँ बिल्कुल डिपेंडेंट है ना। मतलब एक्चुअली सेट बी डिपेंडेंट है ए पे, अगर एक्चुअली फंक्शन में देखा जाए। एक्स तो आप कुछ भी रख सकते हो, बट एक्स के कुछ रखने पे वाई का कुछ वैल्यू आ रहा है, राइट? एक्स से कुछ वैल्यू और वाई का वैल्यू आ रहा है, तो वाई का वैल्यू डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ एक्स। ऐसे सोच सकते हो। ओके कार्तिका? Yes, sir. ओके, बात किया कीजिए आप। स्मृति आपका माइक काम नहीं करता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। सिग्नम ऑफ पाई विल बी पॉजिटिव, मींस पाई इज पॉजिटिव, सो सिग्नम ऑफ पाई इक्वल्स टू 1। ओके ठीक है, समझा? Yes, sir. Yes, sir. आगे एक टर्म होता है GIF, ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन। देखो ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन क्या होता है, इसका मीनिंग वही होता है कि कोई भी नंबर में जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है ना उसको बाहर निकालो। जैसे 1.2, पहली बात इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये वाले ब्रैकेट से। ओके, स्क्वायर ब्रैकेट में इसको लिखते हैं। इसका वैल्यू आपको 1 होने वाला है, क्योंकि उसमें इंटीग्रल पार्ट क्या है, इंटीजर क्या है 1.2 में 1 है, तो वो उसका इंटीजर हो गया, इंटीग्रल पार्ट हो गया। 1.7 का इंटीग्रल पार्ट क्या होगा? 1 ही होगा। यहाँ पे राउंड ऑफ नहीं कर रहे हम लोग, 2 नहीं बोलेंगे, बिल्कुल नहीं। 1.7 का इंटीग्रल पार्ट क्या होगा? 1 ही होगा। 1.99999 इसका इंटीग्रल पार्ट क्या होगा? 1 होगा, क्योंकि परफेक्टली इंटीजर तो उसमें 1 ही है ना। सेकंड इंटीजर से वो छूट मतलब कंप्लीट हो ही नहीं पा रहा है, तो उसका इंटीग्रल पार्ट क्या हो गया? 1। 7.92 इसका इंटीग्रल पार्ट क्या होगा बताओ? 7. 7। मतलब कि उस नंबर से जस्ट छोटा इंटीजर, जस्ट स्मॉलर इंटीजर, उसका मतलब GIF कहलाएगा। ओके, 7.2 इसका क्या होगा? 7 होगा, है ना। 9.2 इसका क्या होगा? 9 होगा। माइनस 1.2 1.3 इसका क्या होगा? -2। यहाँ पे गलती करते हैं लोग। -1.3 से जस्ट -2 इज -1 इज ग्रेटर देन -1.3। -1.3 से जस्ट छोटा इंटीजर कौन सा है? -2 है, राइट? बोलो। Yes, sir. इसका इंटीग्रल पार्ट क्या होगा? -2। -3.7 इसका इंटीग्रल पार्ट क्या हो जाएगा? -4। -4। ओके, नेगेटिव में थोड़ा सा उल्टा चलता है, तो ये हो जाता है GIF। लिख लीजिए। हो गया? Yes, sir. तो ग्राफ कैसा दिखेगा मैं बताता हूँ। कई लोग लेक्चर के बीच में फिर एंड होने से 15-20 मिनट्स पहले जाने लगते हैं। नहीं यार, रुक जाओ उतनी देर, आप कुछ सीखने ही वाले हो।
गलत बात, सीरियसली नहीं लेते हैं आप। तो प्रॉब्लम आपको बाद में होगी, बाद में बोलोगे कि पता नहीं, समझ में नहीं आता है, क्या प्रॉब्लम है, सर कैसे पढ़ाता है। लेक्चर में रहा करो, एक भी लेक्चर मिस नहीं होना चाहिए आपका। और आप इफ ये सोचते हो कि रिकॉर्डेड लेक्चर देख के, वीडियोस देख के मैं पढ़ लूंगा, वो नहीं होने वाला है, बाद में खुद पछताओगे। वीडियोस इमरजेंसी के केस में यूज करो, बाकी आपको लाइव लेक्चर अटेंड करना ही चाहिए, ठीक है, सारे सब्जेक्ट्स का। तो ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, 5, 6, minus 1, minus 2, minus 2, minus 2, minus 1. See, 0 से 1 के बीच आप, ये किसका है, y इक्वल्स टू इंटीग्रल पार्ट ऑफ x का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, y इक्वल्स टू इंटीग्रल पार्ट ऑफ x। इसका ग्राफ आप ही देखो, वैल्यू भी इसका लग सकते हो, ऐसे डिफाइन कर सकते हैं इसको भी। ये होगा, कहाँ से स्टार्ट करें, -2 होगा व्हेन x इज बिटवीन लेस देन -2 बट ग्रेटर देन लेस देन -2 होगा अगर इधर मैंने -2 ले लिया है, इधर -1 ले लिया, राइट। -1 होगा, इधर -1 है, एंड 0 के बीच है। क्या ऐसा होगा ना, बताइए। Yes. 0 होगा if x is between Yes. 1 and 0, 1 होगा if x is between 2 and 1, इक्वल टू किस पे, 0 पे लगेगा। 2 होगा if x is between 3 and, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है आपको। सो 0 एंड 1 के बीच देखो क्या है, 0 है, तो 0 एंड 1 के बीच 0 रहेगा, ऐसा ग्राफ। 0 पे वैल्यू 0, 1 पे वैल्यू इंटीग्रल पार्ट उसका 0 नहीं रहेगा, 1 पे इंटीग्रल पार्ट ये हो जाएगा। तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा, फिर 2 पर ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा। समझ रहे हो, बताइए। Yes, sir. Yes, sir. मैंने एक्चुअली गलत लिख दिया है, एक बीच में छूट गया ना ये वाला। नीचे भी कुछ ऐसा ही चलता रहेगा। समझ में आया आप सबको? Yes, sir. Yes, sir. ये कितना अच्छा है, ये ग्राफ है, क्या मस्त दिख रहा है ना, अच्छा रहता है ये। दिस इज ग्राफ ऑफ इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स, ठीक है। हो गया? Yes, sir. चलो सही है। तो रिलेशन फंक्शन यहाँ खत्म हो चुका है। ये आपके लिए अच्छा रहेगा इफ आप इसके सारे क्वेश्चंस, नॉट इसके सिर्फ, शीट में भी मैंने आपको होमवर्क दे ही दिया था। उससे पहले आपको जो पीडीएफ मैंने सेंड किया था ना पूरे एनसीईआरटी का, राइट। Yes, sir. एनसीईआरटी के आपको सेट्स एंड रिलेशन एंड फंक्शंस, पूरा आपको जितने भी चैप्टर्स हैं ये कंप्लीट दोनों सॉल्व करके आना है टिल मिसलेनियस।
ओके ये होमवर्क है आपका, मैंने लास्ट डे भी शायद बोला था बट ये करके हो गया। हाँ बोलो, कोई कुछ बोलना चाह रहा है? नहीं ना, ये प्लीज कर लेना आप, तो ही आप सीखोगे। अभी आपने बहुत कम सीखा है, क्वेश्चंस करोगे तो बाकी सीखोगे, ठीक है। तो ये दोनों चैप्टर्स आपको सबसे पहले खत्म करना है एनसीईआरटी से, ये आपका होमवर्क है, सब लोग कर लेना। नेक्स्ट डे बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, इफ कोई आपको डाउट रहा तो वो डाउट मैं बताऊंगा आपको, ओके। यस सर। यस सर। चलो फिर आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे हम लोग नया चैप्टर, इसी में नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इनइक्वालिटी, इनइक्वेशंस पढ़ेंगे हम लोग, और उसके बाद लॉग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए बाय बाय, नेक्स्ट डे मिलते हैं। बाय सर। थैंक यू। कुछ पूछना है किसी को? चलो।